नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। और आज हम इसमें खास खबरों और अहम खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है संबल खुदाई को लेकर। बिल्कुल 1 महीना जो है वो पूरा हो चुका है इस मामले को लेकर। और संबल की अगर बात की जाए तो लगातार हिंसा से लेकर सर्वे तक, सर्वे से लेकर सियासत तक सब कुछ जो है लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल संबल में हिंसा को लेकर जांच जो है वो तेज हो चुकी है। क्राइम सीन पर अगर बात की जाए, एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, जहां पर वीडियोग्राफी से लेकर फोटोग्राफी तक सभी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर संबल हिंसा को 1 महीना पूरा हुआ है और संबल में हुई हिंसा को लेकर जांच जो है वो तेज हो चुकी है। आपको बता दें, खुदाई में बावड़ी जो है वो मिली है। सबसे पहले इसकी बात की जाए तो आपको बता दें 24 दिसंबर को जो है ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी वाकया हुई थी, कई जो है वो घायल भी हुए थे। जिसके बाद लगातार जो है एएसआई का सर्वे, एफएसएल की जांच, जिसमें सीन को रिक्रिएट किया गया, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। यहां पर संबल विवाद को लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संबल जिले के चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की खुदाई जारी है और यहां पर रोज जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहां बिजली विभाग की भी एक अहम भूमिका आती है, जहां पर अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था, वहां ये देखने को मिला कि अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर जो मिला उसमें एक सियासी बवाल भी मचता हुआ नजर आया। एक तरफ अगर बात की जाए उस मंदिर को लेकर, जहां हनुमान की मूर्ति, शिव की मूर्ति और नंदी की मूर्ति मिली, तो वहां पर मंदिर के चबूतरे के सामने जो कुआं था, उसकी खुदाई के दौरान कई ऐसे जो मूर्तियां हैं मिली, जो खंडित मूर्तियां थी, जिसका साफ तौर पर यह साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मंदिर मस्जिद विवाद जिस तरीके से यूपी में उठता हुआ नजर आ रहा है, कहीं दाल में कुछ काला है। जिसको लेकर एएसआई की टीम वहां पर पहुंची, एफएसएल की टीम जो है वह हिंसा को लेकर पहुंची है और वहां पर टीम ने जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की है। अब संबल हिंसा ना ही सिर्फ संबल तक है, बल्कि यूपी के कई और ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। और इसमें साफ तौर पर जब एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची, ये देखने को मिला कि सुरंग जो है वो मिली, बावड़ी जो है वो मिली, जिसके बाद ये मामला और संगीन होता हुआ नजर आया। यहाँ पर एएसआई की टीम ने सर्वे जो है वो किया और जांच को लेकर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बावली कुआं की अगर बात की जाए, वहां पर खुदाई हो रही है और लोगों का ये कहना है कि हमारी ऐतिहासिक ये जमीन है और यहाँ पर सबसे बड़ी संपत्ति को लेकर जो है वो दावा किया जा रहा है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आईओ द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है, उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं, उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पर उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फोरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है, उन सब के आधार पर ये अपना बयान। तो ये क्या सर, शाही जामा मस्जिद के आसपास और जिस जगह पे हिंसा हुई वहाँ जितनी भी जगह है जो भी क्राइम से रिलेटेड है, जो 24 तारीख को हिंसा हुई, उन सब जगह पे उन्होंने भ्रमण किया। यहाँ आज हमने वार्डों से 25 लोगों को अलग से बुलाया है और 10 हमारे जो है कर्मचारी अलग से, लगभग 35 कर्मचारी यहाँ अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सफाई कराने का काम कर रहे हैं। बाहर भी तुम्हारे सफाई कर्मचारी भी जी, बाहर हमारे जो यहाँ का जो मलबा उठाने के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी वगैरह सब लगा रखे हैं ताकि यहाँ बेहतर तरीके से साफ सफाई व्यवस्था हो सके। जेसीबी अंदर जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि बहुत कंजेशन है, इसलिए मैन पावर से ही अंदर की सफाई कराई जाएगी। जो खुदाई हो रही है ये हमारी ऐतिहासिक जगह है। हमारी दादी रानी सुरेंद्रवाला, बाबा जगदीश कुमार जी, इनकी ही संपत्ति है और उनके बेटे हैं लल्ला बाबू विष्णु कुमार जी, उनकी मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। और ये हमारा पुश्तैनी फार्म हाउस था, यहाँ पे हम लोगों का एक कुआं बना हुआ था बावड़ी, वहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस बनी हुई थी। अच्छा, जैसे आपको कैसे पता कि यहाँ बावड़ी कुआं था और आप कैसे अपना जो कोई समय ऐसा वहाँ कटा हो जो यादगार पल हो वो बताएं। सन 95 के बाद तक तो ये लाइव था
मतलब फिर ये कुआं मतलब हम लोग जाते थे, मम्मी पापा के साथ जाते थे, वहाँ पे पिकनिक मनती थी, हम लोग वहाँ एंजॉय करते थे, अपना खेती बाड़ी भी होती थी, फार्मर्स भी होते थे, तो हम लोग जाते थे। यादगार पल तो यही है, सारा बचपन वहीं बीता है। यहाँ से कोठी से ही जुड़ी हुई लक्ष्मणगंज पूरा हमारे ही कवर में आता था, तो हम यहीं से चले जाते थे टहलते हुए किसी सर्वेंट के साथ, वहाँ पूरा दिन एंजॉय करते थे। फार्म्स में वहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती थी। ये कहूँगी कि मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, ये भी भगवान ने एक हमारे लिए मिरेकल किया। जिस चीज़ को हम भूल चुके थे उसे फिर से एकदम से रिबल्ट हो रही है। हमारे आगे ये क्वेश्चन आया बावड़ी जिंदा है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। विष्णु कुमार जी थे लल्ला बाबू, उनकी 5 बेटियां थीं, तो संपत्ति वो इतना नहीं मैनेज कर पाते थे और सब शादी होती चली गई बच्चों की, वो भी अपनी बेटियों के उसमें रहे। तो अकेला जब इंसान हो तो उस पर ज़्यादा विरासत की चीज़ें होती है ना। तो बिल्कुल आपने सुना बावली की आखिरी वारिस का क्या कुछ कहना था, और उनका ये कहना है कि सन 1995 तक वो यहाँ पर रहते थे और वहाँ पर पिकनिक जो है परिवार के साथ मनाई जाती थी। लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बात की जाए तो संबल हिंसा का मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, जहाँ पर आपको बता दें यहाँ मस्जिद है और हिंदू पक्ष का दावा था कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए थे। उसी के बाद आपको बता दें एएसआई की टीम जो है संबल पहुंची थी, जिसके बाद 24 नवंबर को सर्वे जो है वो हुआ और उसके बाद जब बीएसआई की टीम वहां से बाहर गई तो ये बवाल हिंसा जो है वो देखने को मिली, जिसमें कई दर्जनों पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। 5 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। इसके बाद आपको बता दें पुलिस ने इल्जाम लगाए, कई सांसद इसके कटघरे में खड़े हुए, जहां पर एफआईआर भी कई पे लगती हुई नजर आई। हमारे साथ विजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, विस्तार से बताइएगा संबल मामले को लेकर अगर बात की जाए, पहले एएसआई की टीम अब एफएसएल की टीम, पहले ये मामला कहां से शुरू हुआ और हिंसा कहां तक पहुंची, अब सर्वे कहां तक लेके इसको जा रहा है? पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा था कि यहाँ पर जहाँ मस्जिद है इस समय साई जामा मस्जिद, वहाँ हरिहर मंदिर हुआ करता था, उसको लेके कोर्ट में तो अदालत है संबल की जिला कोर्ट, वहाँ पर इसके लिए दावा किया गया और दावे के बाद यहाँ पर 19 नवंबर को सर्वे हुआ और उसके बाद 24 नवंबर को फिर से सर्वे हुआ, जिस समय ये हिंसा भड़की। हालांकि आरोप ये भी लगा था कि लोगों को भड़काया गया, जिसमें लोगों को भड़काने में और हिंसा को ये हवा देने में इसमें जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क जो सपा से सांसद है और जो विधायक है नवाब इकबाल, उनके बेटे सोहेल खान का भी नाम एफआईआर में मुख्य रूप से आरोपी बनाया है। उसके बाद यहाँ पर पथराव हुआ, 5 लोगों की जान गई, आगजनी हुई और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। घायल के बाद इसमें एफआईआर हुई। मैं आपको बता दूं 2700 से अधिक लोगों पर यहाँ पर एफआईआर हुई है। उसके बाद यहाँ कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, एक्शन का दौर शुरू हुआ। जिस तरह से 40 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है, 100 से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और जो लगातार धरपकड़ की जा रही है, पोस्टर तैयार किए गए, इनाम घोषित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आयोग की टीम गठित की गई, मजिस्ट्रेट जांच के जो दीपक चौधरी हैं उनको मजिस्ट्रेट बनाया गया, यहाँ से जांच शुरू हुई घटना की और उसके बाद आयोग की टीम यहाँ पहुंची। फिर एएसआई जो सबसे बड़ा मोड़ इसमें आया वो 14 दिसंबर को आया, जब प्राचीन शिव मंदिर मामला सामने आया। उसके बाद कुएं की खुदाई हुई जिसे अमृत कूप माना जाता है। अब लगातार चाहे कल्की मंदिर हो, चाहे अमृत कूप हो, कृष्ण कूप हो, 12 बाड़ा कूप हो, लगातार यहाँ पर खुदाई चल रही है। और उसके बाद संबल के बाद चंदोसी में भी ये मामला सामने आया, जहाँ तालाब की खुदाई हो रही थी। उसमें 4 कमरे नुमा एक इमारत नीचे निकली है जो किसी राजा की बताई जाती है। उनकी बेटी आखिरी वारिस है सिप्रा, उन्होंने भी जानकारी दी कि हमारा ये पहले पैतृक हुआ करता था, यहाँ आते थे। लेकिन अब लगातार संबल में तीर्थ स्थलों को लेकर, कूपों को लेकर यहाँ पर जांच चल रही है, सर्वे चल रहा है, कार्बन डेटिंग हो रही है। ऐसे में एफएसएल की टीम भी वहां संबल में पहुंची है और लगातार जहां हिंसा हुई थी वहां के जो सीन है वो रिक्रिएट किए जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है और वहां से फोटो लिए जा रहे हैं। और जो घटना में 5 लोगों यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि हिंदू पक्ष ने जब दावा किया कि ये मस्जिद नहीं यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, उसके बाद ये सर्वे हुआ और जब इस सर्वे के बाद वो मूर्तियां निकली, तो क्या अब लगता है कि हिंदू पक्ष का जो पलड़ा है वो भारी होते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे अगर बात की जाए सांसद है, वहां उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है हिंसा को भड़काने की। लोगों के सेंटीमेंट, कई सारे पहलू इस हिंसा में सामने आ रहे हैं, संबल मामले में सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल रूपाली, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से विपक्ष सरकार के ऊपर हावी हो रहा था, तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि दूसरे सर्वे की आवश्यकता क्या थी जब 19 को हुआ और क्यों ऐसे मामले उछाले हैं। इसके बाद 14 दिसंबर को जिस तरह से प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान जी की मूर्ति और उस कूप में जो अमृत कूप था उसकी खुदाई के दौरान कार्तिकेय जी की मूर्ति खंडित, पार्वती जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति जिस तरह से निकली, जिन्हें एएसआई टीम अपने साथ ले गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का जो दावा है वो मजबूत होता दिख रहा है और सरकार को भी बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। जिस तरह से मूर्तियां संभल में निकली हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो देखने लायक है, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई है, एक्शन है, वो लगातार देखा जा रहा है। 1,91,91,00,000 का सांसद पर जुर्माना हो बिजली विभाग की चोरी का, चाहे उनके पिता पर बिजली विभाग को धमकाने का आरोप हो या फिर खुद सांसद पर हिंसा भड़काने का आरोप हो, लगातार कार्रवाई का दौर है। बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पर अगर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, कितना ज्यादा जरूरी है हिंसा के परे हट के सर्वे एएसआई की टीम को करने दिया जाए, एफएसएल की टीम को शांतिपूर्वक काम करने दिया जाए, क्योंकि आखिरी अगर बात की जाए तो नतीजा इन्हीं का होगा, फैसला इन्हीं का होगा। कोर्ट का मामला जो है ये पहुंचा है तो अदालत इसका फैसला करे, ना कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में लड़ाई करे। बिल्कुल रूपाली, इसमें दो राय नहीं है। जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए लोगों को। कोर्ट के चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों को कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। जब दावा किया गया है तो कोर्ट इसीलिए है, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर हमारे जिला कोर्ट का मामला हो, लोगों को इस तरह की चीजें करने का कानून कतई अनुमति नहीं देता। कानून पर भरोसा करना चाहिए। जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से तमाम आगजनी हुई और जो पुलिसकर्मी थे और लोग थे उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस तरह से पथरा हुआ, कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली बात है। कानून पर भरोसा सभी पक्षों को रखना चाहिए और जो अदालत का फैसला होगा उसको मानना चाहिए। बिल्कुल विजेंद्र, ये रही मामले को लेकर बात। अब एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है, ये अभी के हालात है। क्या लग रहा है कि एएसआई के सर्वे के बाद क्या बड़े खुलासे जो हुए और अब ये एफएसएल की टीम के बाद जो हिंसा जो भड़काई गई, जो पूरा मामला सामने आया, उसके बाद क्या जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, सांसद के साथ साथ जैसे जो सपा सांसद हैं उन पर 3 मुकदमे दर्ज हैं, उनके पिता पर मुकदमे दर्ज हैं और 2 मुकदमे उन पर दर्ज हैं, 3 एफआईआर उन पर हुई हैं। और लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से एफएसएल की टीम पहुंची है और जो सीन क्रिएट किए जा रहे हैं वहां पर, जो चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट उनको लिखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है। एफएसएल की टीम वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। तो देखने वाली बात होगी, लगातार जो लोग इसमें हिंसा में बच गए होंगे उन पे भी कार्रवाई सख्त होगी और जो लोग अभी जो इसमें नामजद हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक्शन का दौर शुरू हो गया है। अब सिर्फ कार्रवाई होगी और वसूली भी होगी। जो घटना में जिस तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसकी वसूली भी पत्थरबाजों से, योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में कह चुके हैं किसी भी पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी पत्थरबाजों से होगी। जी रूपाली। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और विजेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे, जहां पर संबल मामले को लेकर अगर बात की जाए, यहां पर एफएसएल की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, आपस में ना इस चीज पर बात करें। अब किसान आंदोलन को लेकर बात की जाएगी, जहां पर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है और यहां पर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि नाम जो है वो किसान आंदोलन को लेकर हटने का नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पर टस से मस जो है किसान नहीं होंगे। और यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त अगर बात की जाए किसान नेताओं की, तो 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक जो है पंजाब बंद रहेगा। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। और यहां पर किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए, आज चंडीगढ़ में मीटिंग होनी है और इसमें एसकेएम भी मौजूद होगा, यानी संयुक्त किसान मोर्चा भी मौजूद होगा। यहाँ पर आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए तो किसान नेता डल्लेवाल का जो है 29वां दिन है और वो लगातार आमरण अनशन पर है, जहां उनकी एक तरफ तबियत बिगड़ रही है, दूसरी तरफ वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, तीसरी तरफ खन्नौरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर किसानों ने अपने पक्के ठिकाने बना लिए हैं। और यहाँ पर अब किसान नेताओं ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान कर दिया है। लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान जो है 10 महीने से
सरकार से जवाब मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है, उन्हें वहां पर हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, जिसके बाद शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर किसानों के द्वारा मोर्चा खोल लिया जाता है। अब यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ा ऐलान है, जहां पर पंजाब बंद किया जाएगा। मेडिकल और इमरजेंसी सेवा को लेकर भी खास इस चीज पर ध्यान दिया है कि वो बंद ना हो, लेकिन यहां पर डल्लेवाल की सुप्रीम कोर्ट में पेश ऐलान किया है। तो ये किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है, ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर डल्लेवाल की हालत जो है काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है और यहाँ पर उनसे जुड़ी टीम जो है उनकी देखरेख कर रही है। यहाँ पर अमेरिकी डॉक्टर स्वेमान सिंह की रिपोर्ट जो है वो आई है, उस पर सवाल रिपोर्ट पर उठाए गए हैं, क्योंकि डल्लेवाल एक कैंसर पेशेंट है, लेकिन किसानों की मांगों का जो जोशो जज्बा है वो भी एक बड़ा सवाल है। और इसी में अब देखना यह है, हमारे साथ ब्रिजेश भाटी किसान नेता जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रूपाली जी। बिल्कुल ब्रिजेश जी, किसानों की बात की जाए, लगातार 10 महीने हो चुके हैं और उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही और टस से मस नहीं होंगे किसान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जब हमने आंदोलन खत्म किया था तो सरकार ने हमसे वादे किए थे कि भी आपको एमएसपी दी जाएगी, जो आपके किसानों पर जो मुकदमे वो वापस किए जाएंगे, जो हमारे 10 साल पुराने ट्रैक्टर को चलाने की बात थी उसको की जाएगी। लेकिन आंदोलन को खत्म हुए बहुत समय हो गया, लेकिन किसान की सरकार ने कोई बात नहीं सुनी है। और इससे बड़ी दुर्दशा कोई नहीं हो सकती। हमारे बुजुर्ग किसान आदरणीय डल्लेवाल साहब पिछले 29 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई भी एक भी नेता भाजपा का ये कहने को तैयार नहीं है कि आप जो इस आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम एमएसपी लागू कर देते हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, किसी की मौत हो जाए, किसी का कुछ भी नुकसान हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। पूरे देश में एक माहौल बन चुका है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आप और हम नोएडा में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपने देखा कि हमारा आंदोलन चला, हमारे किसान नेताओं को आज भी जेल में बंद किया हुआ है। हमने भी 30 तारीख की पंचायत 0 पॉइंट जो परिचौक है वहां पर बुलाई हुई है कि हमारे नेताओं को रिहा किया जाए, हमारे लोग जो मुकदमे लग रहे हैं वो वापिस हो। इस तरह ही पंजाब में बंद की बात चल रही है कि पंजाब में इन्होंने बंद बुलाया है एसकेएम ने, हम भी ऐसे ही किसान मोर्चा के सदस्य हैं, लेकिन सरकार कोई सुनने वाली नहीं है। इसी को लेके पूरे देश का किसान लामबंद हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहा है। कहीं यहाँ पर नोएडा में तो कोई 10% प्लॉट की मांग हो, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने की मांग हो, सरकार नहीं सुन रही है। यही हाल पंजाब में है कि एमएसपी जो हम मांग रहे हैं पूरे देश में, वहां का किसान पिछले जो है 10 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसकी नहीं सुन रही है। तो किसानों की इस देश में कोई गिनती नहीं हो रही है, नहीं कोई सुनवाई कर रहा है। जी, अब तो मैं क्या आपको लगता बताऊं शर्मा है जी, इसी जो चीज को केंद्र लेकर पूरा सरकार एक की माहौल ऐसा बन है, गया है जिसकी सरकार को कोई मतलब कोई है ही नहीं। डल्लेवाल साहब को देख लीजिए आप। ब्रिजेश जी, जो ये केंद्र सरकार की चुप्पी है, ये इस किसान आंदोलन को कहां पर लेके जा रही है? क्योंकि बार बार जवाब जो है सरकार से मांगा जा रहा है। किसान जो है 10 महीने हो चुके हैं वहां पर है और लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे भी हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें जवाब दे, आश्वासन दे, वो भी कितना ज्यादा जरूरी है। नहीं, कोई आश्वासन दे ही नहीं रहे। सुनिए, आपको मैं बता दूं रूपाली जी, कोई आश्वासन इनके पास है ही नहीं। और आश्वासन क्या ही, अगर इनके अंदर थोड़ी मानवता होती तो ये अपने मंत्रियों को भेजते, अपने सांसदों को भेजते, डल्लेवाल साहब की हालत के बारे में पूछते। लेकिन एक बुजुर्ग किसान अपनी जान को मतलब कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन इनके अंदर दया धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेट नोएडा में किसानों को लाठी बजाई गई। आपके स्टूडियो के बराबर दलित प्रेरणा स्थल पर किसान बैठे थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन किसी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो आप कहाँ लग रहा है कि आंदोलन किस तरफ जाएगा? इस देश में आंदोलन की नई दिशाएं तय होंगी, क्योंकि आंदोलन से ही ये रास्ता इसका निकलेगा। इसी को लेके पूरे पंजाब का किसान हो, नोएडा का किसान हो, देश का कोई का किसान हो, सब एकत्रित हो रहे हैं, सब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं और जो भी कॉल होगी पूरे देश का किसान इसको मानने का काम करेगा। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आज की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ रणनीति निकल कर आएगी और 30 दिसंबर को लेकर भी बताइएगा। 30 दिसंबर को 2 तरह की जो है एसकेएम है हमारे। एक जो हमारा पंजाब वाला एसकेएम है, उन्होंने बंद बुलाया है 30 दिसंबर को 7 बजे से लेकर 4 बजे तक। और हमारा जो गौतम बुद्ध नगर में जहाँ में जिसमें एसकेएम में राकेश टिकैत भी हैं और सारे संगठन है, हम लोगों ने 0 पॉइंट पे एक महापंचायत बुलाई है कि हमारे जितने किसान जेल में बंद हैं उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए
और हमारे जितने किसानों के मुकदमे वो वापस हो, और 10% की जो प्लॉट की मांग है वो हमारी लागू हो, नए भूमि अधिग्रहण 2013 की मांग है वो लागू हो। इससे पहले जिले का किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और किसी भी सरकार कितनी भी तानाशाही कर ले, हम अपनी रणनीति के तहत काम करेंगे। जो भी रणनीति अब बनाएंगे हम आपको बता देंगे, क्योंकि जी। ये एक लेकिन मीटिंग का हिस्सा ब्रिजेश है, जी, उसमें यहाँ हम पर सारी एक बात सवाल ये रखेंगे। भी उठता है कि कहीं नंबर गेम ये चीज बिगाड़ तो नहीं रही, क्योंकि 101 किसान है और सरकार की अगर बात की जाए उनको पहले रोका जा रहा है, दूसरी तरफ पूरी सिक्योरिटी के हवाले से पहले ही इंतजाम कर दिए जाते हैं, दिल्ली पहुंच नहीं दिया जा रहा, तो दिल्ली बात कब पहुंचेगी? नहीं, हम जो है एमएसपी को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं। हम एमएसपी को लेकर, क्योंकि जब हम 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चलाया था, 13 महीने बॉर्डरों पर आंदोलन चला के इसमें हमने एमएसपी की मांग की थी। जब सरकार अपनी वादा खिलाफी कर रही है तो हम दोबारा दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। जब राज्य सरकारें नहीं सुनती हैं तो केंद्र में जहां पर लोकसभा राज्यसभा है बिल्कुल। वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर सांसद भी हैं, वहां पर नेता हैं, मंत्री हैं। तो हम इस बात को दिल्ली जाके कहना चाहते हैं, लेकिन कीले गाड़ कर, पत्थर बोल्डर पत्थर लगाकर आप किसानों के अधिकारों को रोकने का काम कर रहे हैं। आप हमारे ट्रैक्टरों को रोकने कर रहे हैं। हमारे किसान को आप गोला गोला बारूद का डर दिखाकर, ड्रोन से मिर्ची गैस छोड़कर, आप आंसू गैस के गोले छोड़कर, इस तरह की तानाशाही कभी मुगलों और अंग्रेजों के समय में नहीं हुई जिस समय की सरकार में हो रही है। और पूरी किसान बरादरी इसके विरोध करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सरकार कितने ही जोर लगा ले, किसान दिल्ली आएगा, क्योंकि दिल्ली से ही रास्ता निकलेगा। इससे अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, यहाँ पर डल्लेवाल की सेहत को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि डल्लेवाल जी तो हटेंगे नहीं, और अगर सेहत में कोई खराबी आती है तो किसानों में भी रोष होगा, क्योंकि उनका आमरण अनशन लगातार चल रहा है, और ये रोष अगर बढ़ा तो ये कहाँ राजनीति जाएगी? क्योंकि यहाँ सरकार पर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि मांगों को एटलीस्ट सुना जाए। रूपाली जी, डल्लेवाल साहब हमारे किसानों के लिए गांधी हैं, और वो हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो एक 84 वर्ष का हमारे जो बुजुर्ग हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, और वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो एसकेएम बहुत बड़ा फैसला इस देश में लेने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इससे अच्छा है कि सरकार बात करें। जो भी हमारा क्योंकि कोई भी चीज है वार्ता से ही हल निकलते हैं, और जब तक वार्ता नहीं होगी तो कोई हल निकलेगा नहीं। हम वार्ता के पक्ष में है कि वार्ता सरकार करे, एमएसपी को लेके, नए कानून को लेके, और जो हमारे 10% प्लॉट है उनको लेके, सब चीज को लेके सरकार एक माहौल ऐसा बनाए जिससे एक सकारात्मक चीजें निकल के आए। इस हठधर्मिता से कुछ नहीं होगा। डल्लेवाल साहब की नाजुक है हालात बहुत ज्यादा। डॉक्टरों ने भी मेडिकल रिपोर्ट आपने बताया, देखी है आपने भी, बहुत स्थिति खराब है। और वो एक अडिग है, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी कुर्बानी ले गई सरकार एमएसपी देगी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उनकी कुर्बानी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि देश का किसान के लिए वो गांधी है इस समय, और अपनी जान हथेली पे रख के बहुत बड़ी एक मिसाल पैदा करने वाले हैं कि भाई इस तरह से एक बुजुर्ग को भी इसे नहीं मान रही सरकार। यहाँ पर तो हमारा बीच में मानना ये है भी कि बात सरकार उठी थी कि हो सकता है वहां पर दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत हो, बट कुछ नहीं निकला। अब क्या लगता है कि यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च किया गया, ट्रेन रोको आंदोलन जो है वो किया गया, पंजाब बंद के बाद भी क्या लगता है कि ऐसा ही रहेगा? क्योंकि पहली जो दो चीजें हो चुकी है, जवाब नहीं आया है कोई। रूपाली जी, हम तो बार बार इसी बात को सरकार से कह रहे हैं कि आप वार्ता कीजिए। आप इन चीजों से कब तक भगोगे? हमने विपक्ष के नेताओं से भी कहा है कि आप सदन में मुद्दे को उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इस पर, एमएसपी को लेकर, डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर। तो लगातार अब जो अगर इस तरह की बंद के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा, एक नई रणनीति बनाएगा। रणनीति के तहत हम दोबारा दिल्ली की तरफ कूच करने के, हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के किसान कूच करेंगे, क्योंकि एमएसपी हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार मांग रहे, जो सरकारों ने पहले वादा किया था। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने खुद कहा था कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसी सत्ता बदली और सत्ता कुर्सी पर वो काबिज हुए तो उसे किसानों ने खालिस्तानी दिखने लगे, पाकिस्तानी दिखने लगे, फंडिंगबाज दिखने लगे, अलगाववादी दिखने लगे। तो ये सरकारों की मानसिकता किसानों के प्रति बदलनी होगी, और हमारे अधिकार इन्हें देने होंगे। भाई हमें 10% हमारा अधिकार है, नोएडा में जमीन जो गई है सब किसानों को मिले पूरे गौतम बुद्ध नगर में। 1976 से लेकर 2024 तक हमारे अधिकार है, हमें एमएसपी मिले जो हमारे पंजाब किसान अभी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में है। पंजाब किसान फसल बचाने की बात कर रहा है, और नोएडा गौतम बुद्ध नगर किसान अपनी नस्लों को बचाने की बात कर रहा है, क्योंकि जमीनें रही नहीं है, आने वाली नस्लें क्या खाएंगी, कहाँ रहेंगी, तो ये लड़ाई है। तो पूरे देश में हर जगह के अलग अलग मुद्दे हैं,
और इन मुद्दों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बैठ के वार्ता करें, नहीं तो एक बहुत बड़ी चिंगारी देश में किसान आंदोलन के नाम से निकलने वाली है। ठीक है ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार रोष जो है किसानों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी बात को सुना जाए यही उनकी मांग है और केंद्र सरकार जो है उनकी मांगों को लेकर ध्यान दे, इसके लिए लगातार आंदोलन जो है वो चल रहा है। डल्लेवाल की सेहत एक तरफ खराब हो रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पर पंजाब बंद को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर अंबेडकर पर बयान जो दिया गया है उस पर सियासी घमासान जो है वो जारी है। तो इसी में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार घेराव करती हुई नजर आ रही है। बाबा साहेब अंबेडकर के इस बयान को लेकर सियासत जो है वो चरम पर है, जहां पर अंबेडकर पर सियासत जोरों से देखने को मिल रही है। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, और आपको बता दें कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है और कांग्रेस पार्टी लगातार बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मेरा बयान सामने रखा गया है इसे तोड़ मरोड़ कर रखा गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनके द्वारा की गई, लेकिन सियासी संग्राम आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ बसपा की अगर बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए, तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वोट बैंक के आधार पर यह सियासत जो है वो की जा रही है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से ये बयानों की सियासत सामने आती है। यहाँ पर लगातार ये मांग की जा रही है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो अपने पद से इस्तीफा दे, माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जो उनकी तरफ से बयान आया है उस पर ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। और अंबेडकर पर दिए गए सियासी बयान पर सियासत जो है वो चरम पर है। और यहाँ पर आपको बता दें कि काफी सियासत देखने को मिल रही है और यहाँ माफी की बार बार मांग की जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह की भी अगर बात की जाए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि एआई जो है वो यूज किया गया और काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला, काफी ज्यादा रोष देखने को मिला, बयानबाजी देखने को मिली, वार पलटवार देखने को मिला। तो ये भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान करने को लेकर जो है ये पूरी सियासत देखने को मिली है। और यहाँ पर बात की जाए फिलहाल बीएसपी और सपा की, तो उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर भाषण में उन्होंने 17 दिसंबर को बयान जो है वो दिया था और संविधान पर चर्चा के दौरान ये बयान दिया गया और विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया। दिल्ली में बात की जाए, कुछ दिनों बाद जो है कुछ विधानसभा चुनाव है, हो सकता है ये एजेंडा स्ट्रेटेजी जो है ये मुद्दा यूज किया जा रहा है। अमित शाह के विरोध में बसपा के तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अंबेडकर जी की मूर्ति के ठीक नीचे हजरतगंज चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने को लेकर के अमित शाह का विरोध है, अमित शाह के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता भी हैं, बातचीत करेंगे किसी से किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन है, बातचीत करते हैं। खासकर आज अमित शाह के विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित शाह का विरोध का प्रदर्शन है, कैसे देख रहे हैं? जी माननीय, जो बाबा साहब के विषय में गृह मंत्री अमित शाह ने अपमानजनक जो शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें बहुजन समाज में भारी रोष है और आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे आज हम लोग उसके बाद का हम लोग विरोध जताने आए हैं। और बहुजन समाज पार्टी पुरजोर विरोध करती है कि गृह मंत्री अमित शाह जी आप इस्तीफा दो। आप जो है भारत की विखंडता को लेकर के, बहुजन समाज को तोड़ने के लेकर के, और जिसको पूरा विश्व मानता है उसको आप जिस तरीके से शब्द किए हो, अपने शब्द वापस लो, माफी मांगो और अपने पद से इस्तीफा दो। इसको लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देशव्यापी प्रदर्शन है ये, पूरे देश भर में बसपा के कार्यकर्ता जहां कहीं भी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को आगे किस ओर लेके जाएंगे? माननीय बहन जी का अभी तो जो निर्देश है, सभी पूरे देश में जिला मुख्यालयों पे धरना दिया जा रहा है और धरने के माध्यम से हम लोग ज्ञापन भी देंगे और आगे जो भी रणनीति आदरणीय बहन मायावती जी का निर्देश होगा, उस निर्देश को हम लोग पूरी तरह से निष्ठा से उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साफ तौर पे देखिए, बसपा के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के ठीक नीचे राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर यह विरोध है अमित शाह का। खासकर अमित शाह ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उसको वो वापस लें और माफ़ी मांगे।
इस बात को लेकर के बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता आज प्रदर्शन पर उतरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज, लखनऊ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के अमित शाह के विरोध में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। बसपा का प्रदर्शन है, जिले लेवल पर भी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद श्रवण मलिक जी हैं। बातचीत करते हैं। सर, आज सर बसपा विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है, बाबा साहब का जो अपमान किया है अमित शाह ने, कैसे देख रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कहाँ तक चलेगा? ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने इसका बेड़ा उठा रखा हुआ है। अब माननीय बहन जी के आदेश पे हम लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। तो ये सिर्फ राजधानी लखनऊ में है या और भी जिलों में प्रदर्शन है? पूरे देश में प्रदर्शन है, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन है, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। आज की तारीख में 24 तारीख में तरीके से जो बाबा साहब के लिए शब्दावली का प्रयोग किया गया है, कैसे देखते हैं? संवैधानिक तौर पे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? देखिए, उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो बाबा साहब के सम्मान में मैं क्या बताऊँ क्या हो जाएगा। लिहाजा यही है, अमित शाह जी माफी मांगे, देश से माफी मांगे और बहुजन समाज पार्टी से माफी मांगे। ठीक है, आप थे पूर्व सांसद श्रवण मलिक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बसपा के लिए खासकर जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है वो बेहद शर्मनाक है, उसे वापस दोहराया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये बड़ा प्रदर्शन है। देखिए, राजधानी लखनऊ का हजरतगंज चौराहा पूरी तरीके से बसपा के समर्थकों ने पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया है। हालांकि पुलिस भी मुकम्मल रूप से अपनी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन आज ये बड़ा प्रदर्शन है खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के अमित शाह की जो टिप्पणी है उसके विरोध में। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज, लखनऊ। बिल्कुल, बाबा साहेब अंबेडकर के बयान को लेकर लगातार सियासत जो है वो जारी है। इसी में कांग्रेस पार्टी की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये ड्रामा बंद करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद के द्वारा दिए गए इस बयान पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आइए सुनते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर बयान दिया था शीतकालीन सत्र के दौरान, और तब से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, ये जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर प्रवक्ता विक्रम लोहिया मौजूद हैं। विक्रम जी, कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब भाजपा के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें से रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये ड्रामा कांग्रेस पार्टी को बंद कर देना चाहिए। देखिए, ड्रामे तो देश के अंदर हमने कई देखे। रामनाथ कोविंद जी को राम मंदिर के शिलान्यास के टाइम पर, भूमि पूजन के समय पर नहीं ले जाया गया, ना उन्हें बुलाया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया। सबसे बड़ा ड्रामा था रविशंकर प्रसाद जी। शायद आपने अपने प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने नहीं कहा कि सर ये ड्रामा क्या कर रहे हैं। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू जी को उस उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया, तब तो आपने नहीं कहा, प्रधानमंत्री से पूछा आपने कि जी ये भारतीय जनता पार्टी और आप ये क्या ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, ड्रामा तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है इस देश के अंदर, दलित विरोधी चेहरा दिखा करके अपना। कितनी ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, पता नहीं इनको क्यों नफरत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से, इन्हें क्यों नफरत है दलितों से। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं प्रधानमंत्री जी, देश को बताएं खुल करके, आखिर आप इतने दलित विरोधी क्यों हैं, आखिर ऐसा क्यों, क्या दलितों ने आपका बिगाड़ा है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए, बयान कर देते हुए। आज जब तक राहुल गांधी जिंदा है, संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। लीडर
तो यहाँ पर लगातार सियासत जो है अपने चरम पर है और इस बुलेटिन में हमने बात की कि किस तरीके से संबल विवाद जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अंबेडकर के इस बयान पर किस तरीके से सियासत गरमा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।